हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर 12 होगा। लेक्चर 11 में आप लोगों ने कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को पढ़ा, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज जो हमारा लेक्चर 12 है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और लेक्चर 12 का जो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है बांडे ग्राफ जनरेटर, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इस बांडे ग्राफ जनरेटर के लिए, इस बांडे ग्राफ जनरेटर के लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो बांडे ग्राफ हमारा जनरेटर है, जैसा कि आप लोगों के लिए डायग्राम में दिखाई दे रहा है। जनरेटर या जनरेटर का काम तो आप लोग जानते ही होंगे। जनरेटर या जनरेटर का जो मेनली वर्क होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करना होता है, वैद्युत ऊर्जा के लिए उत्पन्न करना होता है, दैट इज जो वोल्टेज होता है उसके लिए प्रोड्यूस करना होता है, इसका मेनली वर्क। ठीक है। जनरेटर में जो हमारा ऑर्डिनरी जनरेटर होते हैं उसमें आप लोगों को पता है जो हमारे घरों में कंज्यूम होती है वोल्टेज वो 220, 240, 250 वोल्ट तक होती है, मतलब 220 के अराउंड वोल्टेज वो रहती है। मतलब जो हमारा ऑर्डिनरी जनरेटर होता है वो केवल 220 या उसके आसपास थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा वोल्टेज को उत्पन्न कर सकता है। लेकिन जो बांडे ग्राफ जनरेटर है वो एक ऐसा जनरेटर है जिसके द्वारा हम बहुत बड़ा वोल्टेज, मतलब इससे हम 10 की पावर 6 यानी 10 लाख हो गया, इससे हम 10 लाख वोल्टेज तक के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये जो 10 लाख वोल्टेज है इसका यूज कहीं हमारे घरों में या फिर हमारे कारखानों में या कहीं भी हमारे स्कूल कॉलेजेस में नहीं होता है। इतने बड़े वोल्टेज की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? नॉर्मली जो हम अपने यहाँ ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में वोल्टेज का यूज़ करते हैं वो लगभग आपका अराउंड 1 लाख वोल्टेज तक रहता है। 1 लाख वोल्टेज के आसपास हम उसका यूज़ एक्सरे मशीन में करते हैं। इतना बड़ा वोल्टेज जो 10 लाख वोल्ट है इसका उपयोग कहीं भी हम अपने घर या कल कारखानों में यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ जो ये जो वोल्टेज है 10⁶ वोल्ट, इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए करते हैं। प्रैक्टिकली कुछ प्रैक्टिकल्स हैं जिनमें जो हमारे चार्ज पार्टिकल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को बहुत ज़्यादा हमें बढ़ाना होता है, उन्हें बहुत तेज़ी से किसी टारगेट से हिट करना होता है। तो हिट करने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी हमें देने के लिए एक हाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो वो वोल्टेज हम नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। उसी हाई वोल्टेज को प्रोड्यूस करने के लिए बांडे ग्राफ जनरेटर बनाया गया। इसका जो मेनली इन्वेंटर थे वो थे जे बांडे ग्राफ। उन्होंने एक ऐसा जनरेटर का निर्माण किया जिससे हम 10⁶ वोल्टेज तक के लिए जनरेट कर सकते हैं। अब आता है इसका प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत क्या है। देखिए दो बड़ी इंपॉर्टेंट सी फिनोमिना हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जो आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा इस समय यूनिट चल रहा है उस यूनिट में आप लोग इसके लिए पढ़ चुके हैं। एक फिनोमिना आप लोगों ने ये पढ़ी थी कि जब हम किसी खोखले गोले के लिए, किसी होलो स्फीयर के लिए जब हम कोई चार्ज देते हैं तो वो चार्ज होता है वो केवल और केवल उसकी अपर सरफेस पर, उसकी ऊपरी सतह पर फैल जाता है, अंदर बिल्कुल भी चार्ज नहीं जाता है क्योंकि अंदर उसके कोई मटेरियल नहीं है, कोई भी कंडक्टर है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसी चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में कि जब कोई कंडक्टर के लिए हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं जाता है, केवल उसकी ऊपरी सतह पर फैल जाता है। एक तो ये फिनोमेना बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका हम यूज करेंगे। दूसरी, जो नुकीला चालक होता है उस नुकीले चालक के सिरे के समीप जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E बराबर होती है σ/ε0 और सिग्मा होता है Q/A। तो ये हो जाएगा E की वैल्यू हो जाएगी Q/ε0A। अब देखिए यहाँ पर अगर चालक हमने नुकीला ले लिया, जैसे हम इस पेंसिल की बात करें तो इधर का जो सिरा है इसका ये देखिए, ये सिरा नुकीला है और ये सिरा इसका थोड़ा सा चौड़ा है। तो अगर इस सिरे की बात करेंगे तो इस सिरे के समीप जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ज्यादा होगी। क्यों होगी? देखिए इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसकी जो नोक है वो बहुत पतली है। नोक पतली होने की वजह से इसका क्रॉस सेक्शन एरिया काफी कम हो जाता है। जब एरिया ए की वैल्यू कम हो जाएगी तो वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसीलिए जो नुकीले चालक होते हैं उनके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
ठीक है। तो ये दो हमारी ऐसी फिनोमिना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जिस पर इसका सिद्धांत आधारित है। तो अब मेनली हम प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो जो बांडे ग्राफ जनित्र है उसका प्रिंसिपल हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दो घटनाओं पर आधारित है। सबसे पहला, जब हम किसी खोखले गोले के लिए कोई चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसके केवल ऊपरी सतह पर फैल जाता है समान रूप से, अंदर कोई भी चार्ज नहीं जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चालक नुकीले होते हैं, नुकीले चालक के सिरे के समीप उसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने की वजह से नुकीले चालक के सिरे के समीप जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है। इन दो फिनोमिना का हम मेनली इस बांडे ग्राफ जनित्र में यूज करते हैं। इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में जो आपका इस बांडे ग्राफ जनित्र के लिए जे बांडे ग्राफ ने कैसे कंस्ट्रक्ट किया, उसके लिए देखिए ये आपका यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है। पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन आप केवल डायग्राम इसका बनाना सीख लेंगे। जब आप इसका डायग्राम बनाना सीख लेंगे तो इसका कंस्ट्रक्शन खुद ब खुद आप लोग लिख देंगे। इसके कंस्ट्रक्शन में देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें एक कोई हम मेटल स्फीयर लेते हैं, धातु का कोई खोखला गोला लेते हैं। ये जो यहाँ पर खोखला गोला लिया जाता है ये लगभग 5 मीटर व्यास का होता है। 5 मीटर व्यास काफी बड़ा व्यास हो गया। 5 मीटर व्यास का एक धातु का इसमें खोखला गोला लिया जाता है और उस गोले के लिए दो जो इंसुलेटिंग स्टैंड होते हैं, जो अचानक स्टैंड होते हैं जिनमें करंट का फ्लो नहीं हो सकता है, जैसे लकड़ी के भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, लगभग 1.5 मीटर लंबे तो इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर इनके लिए रख दिया जाता है। और इस जो हमारा खोखला गोला है, इस गोले के अंदर दो पुली होती हैं, घिरनी होती हैं। पुली आप लोग घिरनी जानते ही होंगे, जो इंजन होता है उसमें जिसके ऊपर पट्टा चढ़ा होता है वो पुली होती है, घिरनी होती है, उसे हिंदी में घिरनी कहते हैं। तो इसमें दो जो है पुली P और Q होती है। इन पुली के ऊपर एक बेल्ट लगी होती है जो दिखाई दे रही है बेल्ट, ये बेल्ट लगी होती है। ये बेल्ट भी हमारी एक इंसुलेटिंग मटेरियल की बनी होती है, रबर की हो सकती है और ये फिर किसी कोई भी जो हमारा ऊन वगैरह है, ठीक है, उसकी भी हो सकती है। तो ये बेल्ट होती है और इस पुली को चलाने के लिए या इस बेल्ट को चलाने के लिए इसमें साइड में एक मोटर लगी होती है। जैसा कि आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या है, एक मोटर लगी होती है और इस पूरे एपरेटस के लिए उठाकर एक धातु के बॉक्स में रख दिया जाता है। पूरे इस एपरेटस को उठाकर एक धातु के बॉक्स में बंद कर दिया जाता है और इस बांडे ग्राफ जनित्र में, मतलब ये जो खोखला गोला है, इसके अंदर दो कंघे लगे होते हैं, कॉम्ब कंघे आप लोग जानते ही होंगे। ये देखिए ए और बी, इसमें दो कॉम्ब होते हैं। इन दोनों की जो ए और बी की आकृतियां वो बिल्कुल जस्ट लाइक कॉम्ब है, कंघे की तरह है, ठीक है। ये इसमें दो कॉम्ब लगे होते हैं और जो हमारा कॉम्ब ए होता है इसके लिए हम कहते हैं संग्राहक कंघा। संग्राहक कंघा, ये संग्राहक इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि जो भी चार्ज है उसके लिए कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, इसीलिए हम इसके लिए कलेक्टिंग कॉम्ब बोलते हैं, संग्राहक कंघा कहते हैं। तो ये हमारा ये संग्राहक कंघा है। अब आता है बी। जो बी कंघा है, इस कंघा के लिए स्प्रे कॉम्ब कहते हैं, स्प्रे कंघा कहते हैं क्योंकि ये आवेश को स्प्रे करता है, आवेश को अपने अंदर से निकालता है, इसीलिए हम इसके लिए कहते हैं स्प्रे कॉम्ब। तो ये बी जो है वो एक स्प्रे कॉम्ब है। इस स्प्रे कॉम्ब का जो कनेक्शन होता है वो एक हाई टेंशन सोर्स से कर दिया जाता है, उच्च विभव के स्रोत से। ये देखिए एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है HTS, हाई टेंशन सोर्स। तो एक हाई टेंशन सोर्स से कर दिया जाता है। इधर का इसका पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा और इधर का इसका नेगेटिव टर्मिनल रहेगा, क्योंकि जो कंघा है इसका जो हाई टेंशन सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल है उसे हम कंघा बी से कनेक्ट कर देते हैं और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके लिए हम उसकी अर्थिंग कर देते हैं। सेम ऐसे ही जो कंघा ए है उसका संबंध हम इस धातु के खोखले गोले से कर देते हैं। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन आप लोग बिल्कुल इसी से डायग्राम को केवल आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम बनाना सीखना है और इस डायग्राम से ही देखकर आप पूरी कंस्ट्रक्शन को लिख देंगे। इसके बाद आता है वर्किंग। जो बांडे ग्राफ जनित्र है वो वर्क कैसे करता है, कैसे काम करता है, इसका जो प्रिंसिपल है वो आप लोगों को हमने बता ही दिया कि जो हमारी दो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो बड़ी इंपॉर्टेंट दो फिनोमिना है, बड़ी इंपॉर्टेंट दो घटनाएं हैं, उन पर ये वर्क करता है।
ठीक है। जैसे आपको बताया था फर्स्ट फिनोमेना, जो भी हम किसी एक खोखले गोले के लिए चार्ज देते हैं तो वो केवल उसकी अपर सरफेस पर, केवल ऊपरी सतह पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, फैलता है, अंदर चार्ज बिल्कुल भी नहीं आता। दूसरी इंपॉर्टेंट घटना आपको बताई थी कि जो नुकीला चालक होता है उसके समीप वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है। तो इन मेनली दो घटनाओं का हम यूज करेंगे इस वान डे ग्राफ जनित्र को समझाने के लिए। अब हमें क्या काम करना है, इसकी वर्किंग को पढ़ना है। वर्किंग में देखिए क्या काम करते हैं, ये हाई टेंशन सोर्स है। हाई टेंशन जो सोर्स होता है उससे हम लगभग 10,000 का वोल्टेज लगाते हैं। हाँ, इतना वोल्टेज हमें अपने पास से देना पड़ता है, लगभग 10,000 का वोल्टेज हम इस हाई टेंशन सोर्स से लगाते हैं। जैसे 10,000, और वो भी यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज जाएगा, इस पर पॉजिटिव टर्मिनल कंघा बी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लगभग 10,000 वोल्ट का धन विभव इसके लिए देते हैं। जैसे हम 10,000 वोल्ट का धन विभव देते हैं तो जो कंघा है उसके सिरे क्या है, वो नुकीले हैं, और नुकीले होने की वजह से कंघा बी के आसपास की जो वायु होती है वहां पर कंघा बी के आसपास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको पता है जो नुकीला चालक होता है उसके समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। तो कंघा बी है उसके आसपास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। और जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज्यादा हो जाएगी तो कंघा बी के आसपास की जो वायु है उस वायु का आयनीकरण हो जाएगा, अर्थात जो वायु है वो अपने धनायन और ऋणायन में क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। अब कंघा बी के लिए हमने धन विभव दिया है, तो कंघा बी पर धन विभव होने की वजह से जो वायु के आयनीकरण से धनायन और ऋणायन मिलते हैं वो ऋणायन तो कंघा बी के समीप बने रहते हैं। कंघा बी के समीप इसलिए बने रहते हैं क्योंकि कंघा बी के लिए हमने धन विभव दिया है, और जो ऋणायन होते हैं वो धन विभव से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो कंघा बी पर धन विभव होने की वजह से जो ऋणायन होते हैं वो कंघा बी के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, कंघा बी उसे के लिए कलेक्ट कर लेता है, अपने आसपास स्टोर कर देता है, इकट्ठा कर देता है। लेकिन जो धनायन होते हैं वो कंघा बी से प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिकर्षित इसलिए होते हैं क्योंकि आपको पता है फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था, जो सेम चार्ज होते हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है। तो कंघा बी पर भी धनायन है, मतलब कंघा बी पर भी धनावेश है, धन वोल्टेज हमने दिया हुआ है कंघा बी के लिए, तो जो धन वोल्टेज या धन विभव पर है कंघा बी, तो जो धनायन होंगे उसके लिए वो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो जो कंघा बी होता है वो धनायन के लिए प्रतिकर्षित कर देता है, और प्रतिकर्षित होने की वजह से ये जो धनायन होते हैं ये बेल्ट के पास में पहुंच जाते हैं। ये जो बेल्ट आपको दिखाई दे रही है, धनायन इस बेल्ट के पास पहुंच जाते हैं। और आपको पता है जो बेल्ट है वो लगातार क्या है, इस मोटर से घूम रही है। बेल्ट लगातार इस तरीके से ऊपर नीचे जा रही है। जब बेल्ट लगातार ये ऊपर नीचे जा रही है तो इसकी वजह से जो आवेश होता है वो ऊपर के लिए चलता रहता है, और जैसे जैसे ये धनावेश यहां से निकलकर इस कंघा ए के पास में पहुंचता है, वैसे कंघा ए क्या काम करता है, इस आवेश के लिए संग्रहित कर लेता है, इस आवेश को कलेक्ट कर लेता है, और कलेक्ट करने के बाद इस आवेश को यहां से इस खोखले गोले की सतह पर पहुंचा देता है। यही प्रक्रिया जो है कंटिन्यू आपकी जारी रहती है, और जो भी धनावेश होता है वो इस कंघा ए के द्वारा इस खोखले गोले की सतह पर इकट्ठा होता रहता है, क्योंकि हमें पता है जब खोखले गोले को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज केवल इसकी ऊपरी सतह पर ही इकट्ठा होता है। तो जो हमारा आवेश है वो इस कंघा ए के द्वारा खोखले गोले की ऊपरी सतह पर इकट्ठा होता रहता है, और जब आवेश बढ़ता जाएगा इस खोखले गोले की सतह पर, तो देखिए फार्मूला आपने पढ़ा है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर चार्ज हम बढ़ाएंगे तो विभव की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से खोखले गोले के ऊपर जो पोटेंशियल होता है, जो विभव होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और बढ़ते बढ़ते ही लगभग 10 लाख वोल्टेज तक पहुंच जाता है। और इसके बाद क्या होता है, जैसे वोल्टेज और ज्यादा बढ़ता है वैसे ही जो इस गोले के समीप वायु है उसकी परावैद्युत शक्ति टूटने लगती है। वहां से क्या होता है, इसका इंसुलेशन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, परावैद्युत शक्ति टूटने लगती है, और जब परावैद्युत शक्ति टूटेगी तो यहाँ पर भी वायु का क्या होगा, आयनीकरण स्टार्ट हो जाएगा। तो इस परेशानी से बचने के लिए ये जो वायु है इसकी परावैद्युत शक्ति को टूटने से बचाने के लिए हम क्या काम करते हैं, इस वान डे ग्राफ जनित्र के लिए एक जो आपको बॉक्स टाइप का दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये स्टील का एक बॉक्स है, आवरण है। इस स्टील के आवरण में इसके लिए बंद कर देते हैं, और इस स्टील के वायु में क्या होता है, निर्वात होता है,
और इस निर्बात होने की वजह से जो वोल्टेज 10⁻⁶ वोल्ट हमारा पहुंच रहा है, उसकी वजह से इस गोले के आसपास की वायु की परावैद्युत शक्ति नहीं टूटती है और उसका आयनीकरण नहीं होता है। इस तरीके से इस वान डे ग्राफ जनित्र से हम लगभग 10 लाख तक का वोल्टेज उत्पन्न कर लेते हैं। तो ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वान डे ग्राफ जनित्र, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। अब यहाँ पर वान डे ग्राफ जनित्र का आप लोगों को वर्क तो बता ही दिया, वान डे ग्राफ जनित्र का काम क्या होता है। वान डे ग्राफ जो हमारा जनित्र है वो मेनली जो आवेशित कण होते हैं उनके लिए त्वरित करता है, मतलब उनके लिए उनकी गतिज ऊर्जा को बढ़ाता है। जब वोल्टेज बढ़ेगा तो फार्मूला आपको पता है, के बराबर एक फार्मूला होता है EB, के बराबर EB या के बराबर QB होता है। जब हम किसी का वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उसकी जो पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मेनली यही इसका काम होता है कि जो चार्ज पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना, ठीक। तो ये टॉपिक हमारा वान डे ग्राफ जनित्र का कंप्लीट हो गया। और ये जो वान डे ग्राफ जनित्र है इसके बारे में आप लोगों को बता दें, हमारे इंडिया में वान डे ग्राफ जनित्र केवल एक ही जगह है, IIT कानपुर में। वहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए हम इस वान डे ग्राफ जनित्र का यूज़ किया जाता है। केवल IIT कानपुर में ही ये वान डे ग्राफ जनित्र है हमारे इंडिया में, और इंडिया में किसी भी जगह पर ये वान डे ग्राफ जनित्र नहीं है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है संधारित्रों को जोड़ने पर ऊर्जा हानि। अगर हम दो कैपेसिटर्स को किसी तार से आपस में कनेक्ट कर दें, उनके लिए जोड़ दें, तो कितनी ऊर्जा की हानि हो जाएगी और जोड़ने पर उनका उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, इसके लिए हमें फार्मूला ड्राइव करना है। तो इसके लिए देखिए हमने दो कैपेसिटर ले लिए, दो हमारे संधारित्र हैं। एक कैपेसिटर हमने ले लिया ये ए नाम दे दिया इस कैपेसिटर का, और ये कैपेसिटर है एक ए। ये चालक कहें या कैपेसिटर कहें, दोनों के लिए एक जैसा ही डेरिवेशन हमें करना है। ये दो कैपेसिटर या हमने कंडक्टर ले लिए हैं, एक ये बी है, और इन दोनों के लिए हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया है। जब हमने इनके लिए नहीं जोड़ा था उस समय इसका विभव V1 था और इसका विभव V2 था। इसका आवेश Q1 था और इसका आवेश Q2 था, ठीक है। और इसकी धारिता C1 थी और इसकी धारिता C2 थी। ये तो जोड़ने से पहले है, हमने दो कैपेसिटर या कंडक्टर ले लिए। जोड़ने से पहले दोनों के विभव V1 और V2 हैं, धारिताएं इनकी C1 और C2 हैं, और इन पर जो आवेश हैं वो Q1 और Q2 हैं। जैसे ही हम इन दोनों कैपेसिटर्स के लिए, या फिर कंडक्टर हो सकते हैं, इन कंडक्टर्स या कैपेसिटर के लिए हम किसी वायर से कनेक्ट करते हैं, वैसे ही जो चार्ज होता है वो वन कैपेसिटर टू अनदर कैपेसिटर क्या होता है, ट्रांसफर होने लगता है। जो आवेश होता है वो एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर तक ट्रांसफर होने लगता है। और ये प्रक्रिया ट्रांसफर वाली तब तक चलती रहती है जब तक इन दोनों संधारित्रों के या दोनों चालकों के विभव समान न हो। जैसे इन दोनों के विभव समान हो जाते हैं, वैसे ही क्या होता है, जो आवेश का आना जाना है, जो आवेश का स्थानांतरण है, वो रुक जाता है। तो जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव कितना होगा वो हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे उभयनिष्ठ विभव, जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव B बराबर होता है, जो विभव होता है आवेश अपॉन धारिता होता है। तो उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा कुल आवेश अपॉन कुल धारिता। कुल आवेश अपॉन कुल धारिता हो जाएगा। कुल आवेश की जो वैल्यू है वो है Q1 प्लस का Q2, और जो कुल धारिता है वो है C1 प्लस का C2। क्योंकि जो आवेश है वो जोड़ने से पहले Q1 प्लस Q2 है और धारिता C1 प्लस C2 है। ये दोनों की हम टोटल की बात कर रहे हैं। ये भी आपने पढ़ा है, चाहे वो कैपेसिटर हो या फिर कंडक्टर हो, दोनों के लिए Q बराबर CV होता है। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, Q1 की जगह पर C1 V1 लगा देंगे और Q2 की जगह पर C2 V2 लगा देंगे, और अपॉन में C1
प्लस C2 हमारा ऐसा ही है। इसे हम इक्वेशन नंबर नाम दे देंगे 1। ये कॉमन पोटेंशियल आ गया, उभयनिष्ठ विभव आ गया। जब हम दो चालकों को आपस में जोड़ देते हैं तो उनका जो कॉमन पोटेंशियल है वो इतना हो जाता है, जो उभयनिष्ठ विभव है वो इतना हो जाता है जोड़ने के बाद। अब हमें क्या काम करना है, ऊर्जा हानि निकालनी है। ये तो हमारा केवल उभयनिष्ठ विभव हुआ, अगर वो पूछता है कॉमन पोटेंशियल न्यूमेरिकल में भी देता है और वैसे भी आता है। इसके उभयनिष्ठ विभव के बाद आता है ऊर्जा। ऊर्जा हानि कैसे निकालेंगे? ऊर्जा हानि निकालने के लिए सबसे पहले हमें जोड़ने से पहले दोनों कैपेसिटर की टोटल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। इसके बाद हम जोड़ने के बाद जैसे कनेक्ट कर देंगे बाहर से, उसके बाद टोटल एनर्जी निकालेंगे। और जोड़ने से पहले जो एनर्जी होगी वो बाद वाली एनर्जी से ज्यादा होगी, क्योंकि जोड़ने के बाद क्या होता है, कुछ ऊर्जा जो वायर होता है, जो तार होता है, उसे गर्म होने में खत्म हो जाती है, हीटिंग में बेकार चली जाती है। और वही जो हीटिंग में बेकार चली जाती है वही होती है ऊर्जा हानि। तो ऊर्जा हमेशा कैपेसिटर को जोड़ने से पहले वाली ज़्यादा होगी और जोड़ने से बाद वाली कम होगी। तो जोड़ने से पहले वाली ऊर्जा में से बाद वाली ऊर्जा घटा देंगे, हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस पता चल जाएगा कैपेसिटर को जोड़ने पर। ठीक है, तो अब हम इसके बाद निकालेंगे ऊर्जा हानि। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 तक ये हो गया, इसका हम यूज करेंगे, जगह थोड़ी कम है इसलिए हम इसके लिए मिटा दे रहे हैं। अब हम निकालेंगे ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा हानि निकाल के लाएंगे। तो देखिए, जोड़ने से पहले ऊर्जा, जोड़ने से पहले ऊर्जा, जोड़ने से पहले ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इसे U1 नाम दे दीजिए। 1/2 C1V1² और प्लस 1/2 C2V2²। इक्वेशन नंबर इसे नाम दे दीजिए 2। ये जोड़ने से पहले दोनों कैपेसिटर या कंडक्टर की टोटल एनर्जी है। इसके बाद आता है जोड़ने के बाद। जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद की अगर हम टोटल एनर्जी निकालेंगे तो U2 बराबर 1/2 C1 प्लस C2 और इनटू में V²। यहां पर क्या है, चाहे तो आप इसके लिए अलग अलग भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे ना लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो 1/2 C1V² और प्लस 1/2 C2V², इस तरीके से लिख दो। इसमें देखिए हमने दोनों का पोटेंशियल V लिया है। दोनों का पोटेंशियल V लेने का कारण बता ही दिया, क्योंकि जैसे हम इनके लिए दोनों के एक वायर से कनेक्ट करते हैं वैसे जो पोटेंशियल होता है वो दोनों कैपेसिटर या दोनों जो कंडक्टर हैं हमारे उनका बराबर हो जाता है। तो अब पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर V दोनों में लिया है। चाहो तो इस V के लिए कॉमन भी निकाल सकते हो, 1/2 C1 प्लस का C2 और इनटू में V²। इसे इक्वेशन नंबर नाम दे दीजिए 3। अब हमें निकालना है ऊर्जा हानि। ऊर्जा हानि कैसे निकालेंगे बता दिया, क्योंकि जब हम किसी चालक तार से दोनों कैपेसिटर या दोनों कंडक्टर जो भी लिया है आप लोगों ने उसके लिए कनेक्ट करते हैं तो कुछ एनर्जी जो है वो हीटिंग में बेकार चली जाती है। तो जोड़ने से पहले वाली एनर्जी हमेशा जोड़ने के बाद वाली एनर्जी से ज़्यादा रहती है। तो लॉस कैसे पता चलेगा, पहले वाली जो ज़्यादा एनर्जी उसमें से कम वाली एनर्जी माइनस कर दीजिए, हमें पता चल जाएगा कि जोड़ने में ऊर्जा हानि कितनी हुई है। तो अब हम निकालेंगे ऊर्जा हानि। ऊर्जा हानि, हानि निकालने के लिए देखिए हानि U से डिनोट कर दीजिए, U1 माइनस U2 हो जाएगा। U1 की वैल्यू हमें पता है 1/2 C1V1² और प्लस 1/2 C2V2² माइनस माइनस इधर लगा दीजिए 1/2 जोड़ने के बाद C1 प्लस का C2 और इनटू में क्या है V²। ये आ गया। अब हम यहां से क्या काम करेंगे, B की वैल्यू लगाएंगे। जो इक्वेशन नंबर 1 में हमने B निकाला था, इक्वेशन नंबर 1 से हम B की वैल्यू लगाएंगे और B की वैल्यू लगाने के बाद हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और जो भी कैलकुलेट करके आएगा वही हमारी होगी ऊर्जा हानि। तो अब हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से B की वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 से B की वैल्यू लगाएंगे। ठीक, तो ये ऊर्जा हानि U बराबर आ जाएगी 1/2 C1V1² प्लस 1/2
C2V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस का C2 और इंटू बी। इक्वेशन नंबर 1 में हमने जो बी निकाला था वो था C1V1 प्लस C2V2 और अपॉन में C1 प्लस C2। इक्वेशन नंबर 1 में निकाला था, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से हमने बी की वैल्यू लगा दी। अब हमने सिर्फ इसके लिए कैलकुलेट करना है। देखिए इन तीनों स्टेप्स में 1/2 तो आ ही रहा है, आप यहाँ से 1/2 तो बाहर निकाल ही दीजिए। यहाँ बचेगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस, अब इसमें थोड़ा ध्यान दें, देखो यहाँ नीचे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब नीचे C1 प्लस C2 का स्क्वायर है और ऊपर केवल अकेला C1 प्लस C2 है। तो अगर हम इसके लिए काटे तो एक टर्म तो हमारा कैंसिल हो ही जाएगा। इस C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 खत्म हो जाएगा, नीचे C1 प्लस C2 बचेगा और ऊपर इसका हम होल स्क्वायर खोल देंगे। तो ऊपर इस वाले टर्म का जब हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो पहले का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और प्लस का 2 C1 C2 और B1 B2। ये हमने यहां से ऊपर वाले टर्म का होल स्क्वायर खोल दिया और जो नीचे है हमारा C1 प्लस C2 इसे हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब हम यहां से इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में इधर तो 1/2 आपका चल ही रहा है, C1 प्लस C2 पूरे से एलसीएम आ जाएगा। जो एलसीएम C1 प्लस C2 है इसकी इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी, दोनों से गुणा करेंगे। तो C1 प्लस C2 से इनकी जब गुणा करेंगे तो इस वाले की पहले C1 से गुणा करेंगे तो C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर आएगा, इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये भी आपका C1 C2 B1 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसकी इससे गुणा कर दीजिए, प्लस का C1 C2 B2 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, C1 C2 B2 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। और इसकी जब इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका प्लस C2 स्क्वायर और B2 स्क्वायर। अब ये वाला जो टर्म है इसके बाहर माइनस है, माइनस का अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये टर्म आपका माइनस हो जाएगा, C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखिए C2 स्क्वायर और B2 स्क्वायर भी आपका माइनस हो जाएगा और ये जो 2C1 C2 B1 B2 है ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस आपका ये आ जाएगा 2C1 C2 और B1 B2 और पूरे के अपॉन में आपका वो चल रहा है, ये तो चल रहे हैं इसे, ये चल रहा है C1 प्लस का C2, C1 प्लस C2 ये पूरे के बटे में चल रहा है। अब यहाँ से जो कैंसिल हो सकता है उसके लिए हम कैंसिल करेंगे। देखिए C1 B1 स्क्वायर प्लस और C1 B1 स्क्वायर माइनस, एक तो ये टर्म खत्म हो गया, C2 B2 स्क्वायर प्लस एक ये और C2 B2 स्क्वायर माइनस एक ये दो टर्म हमारे खत्म हो गए, मतलब 2 प्लस और 2 माइनस 4 टर्म कैंसिल हो गए। इन बाकी जो हमारे 3 टर्म ऊपर बचेंगे उनमें C1 C2 C1 C2 C1 C2, ऊपर के तीनों टर्म से C1 C2 कॉमन निकल आएगा, ठीक है। तो अब अगले स्टेप पे हम ऊपर वाले टर्म से C1 C2 को ले लेंगे बाहर, ठीक है, ऊपर इसे मिटाते हैं, ठीक, बराबर 1/2 C1 C2 को हमने बाहर कर दिया और नीचे C1 प्लस C2 तो हमारा चल गया। अब इधर क्या बचेगा, एक तो बचेगा B1 स्क्वायर, एक बचेगा B2 स्क्वायर और इधर बचेगा माइनस का 2 B1 B2, ठीक। ऊपर वाले टर्म के लिए 1/2 C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 ऐसे ही चलने दो और ये आपका B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर बन गया, B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गई दो कैपेसिटर या फिर दो कंडक्टर को
जोड़ने पर ऊर्जा हानि। ये फाइनली हमारा ऊर्जा हानि का सूत्र हो गया। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। बस इसमें एक लास्ट टॉपिक है, कैपेसिटर के यूजेस, संधारित्र के उपयोग कहाँ कहाँ पर है। आपको पता है संधारित्र का मेनली काम होता है आवेश को संचय करना, आवेश एकत्रित करने में काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में काम आता है, बहुत सारे इस टाइप के यूजेस हैं, वो आप लोग रीड कर लेना। ठीक है, इसी के साथ इस चैप्टर की हमारी थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट होती है।